गुनाह करने वाला गुनहगार कहलाता है, पर कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि गुनाह करने वाले ने सही किया या गलत। हेलो पुलिस स्टेशन। मैंने 3 लोगों को जान से मार दिया। कहते हैं कि अगर एक इंसान के पास कुछ ना बचे फिर भी वो तब तक हार नहीं मानता जब तक उसका परिवार उसके साथ हो। लेकिन नियति ने कुछ ऐसा खेल खेला कि अदिति की आत्मा ने ही दम तोड़ दिया जब उसने अपने 1 साल के बेटे और पति को मरा पाया। ना उसकी आंखों में आंसू थे, ना ही चेहरे पर कोई भाव। वो बस जिंदा लाश की तरह अपने बच्चे के शव को ताक रही थी। रो ले अदिति, रो ले, लेकिन कुछ तो बोल। अपने दुखों को बहने दे। अगर ऐसे ही गुमसुम रहेगी तो। अरे अदिति, अरे कोई एम्बुलेंस को इससे बुलाओ। पहले कि सुनीता कुछ और कह पाती, अदिति बेहोश होकर उसकी गोद में गिर गई। मुझे लग रहा है इसी का किसी के साथ चक्कर था। कोई आता तो था इससे मिलने। कुछ लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। हाँ, मुझे लगता है कहीं इसी ने तो दोनों को नहीं मारा। अदिति बेहोश थी, पर उसके कानों में जो बातें सुनाई दे रही थीं, वो उसके दिल पर 1000 वार कर रही थी। हर बार की तरह इस बार भी उसे ही दोषी ठहराया जा रहा था। 2 दिन बाद जब अदिति की आंखें खुली, तब उसने अपने आप को एक अस्पताल के बिस्तर में पाया। सुनीता दीदी, क्या हुआ दीदी? मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? क्या हुआ बताओ। क्या तुझे सच में कुछ भी याद नहीं? क्या याद नहीं है दीदी? और आप ऐसे रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ, मेरा बच्चा कहाँ है? उसके पापा भी कहीं नजर नहीं आ रहे। कहाँ है वो दोनों दी? कहाँ गए? वो यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि वो दोनों मर गए हैं अदिति। वो देखो, उनकी अस्थियां रखी हुई है। टेबल पर रखे हुए 2 अस्थि कलशों में अदिति के अरमानों की अस्थियां थीं। उन्हें देखते ही उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उठा, जो न जाने अपने साथ क्या क्या ले जाएगा। वो आखिरी दिन था जब अदिति को किसी ने देखा था। 2 साल बीत गए और सब अदिति को भूल चुके थे। सबने मान लिया था कि वो भी मर चुकी होगी। फिर अचानक एक दिन अदिति वापस आ गई, पर ये वो अदिति नहीं थी जिसे हमने पहले देखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से नहाई तक नहीं है। लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी और कदमों में एक मकसद, जो उसे एक आलीशान बंगले के बड़े से गेट के सामने ले आया। और जैसे ही अदिति ने गेट खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, ये लड़की रुक। कहाँ जा रही है? मुझे अंदर जाना है। पागल है क्या? हुलिया देखा है अपना? अंदर जाना है। पता है ये किसका घर है? चल। ये कहते ही वॉचमैन अदिति को हड़काकर अपने कैबिन की तरफ मुड़ा। तभी अदिति ने अपने झोले में से एक झुनझुना निकाला और एक धुन बजानी शुरू की। वॉचमैन गुस्से में आकर उसकी तरफ अपनी लाठी लेकर दौड़ा और इससे पहले वो अदिति के साथ कुछ कर पाता, वो एक बुत की तरह बन गया। अदिति जो धुन बजा रही थी वो कोई साधारण धुन नहीं थी, बल्कि एक चमत्कारी धुन थी। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया गेट खोल दीजिए, मुझे अंदर जाना है प्लीज। जी मैडम। वॉचमैन ने अदिति की बात को ऐसे माना
जैसे कि वो ही घर की मालकिन हो। गेट खुलने के बाद जैसे ही अदिति ने अपना पहला कदम चौखट के पार रखा, उसकी आंखों में एक चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दी। अदिति धीरे धीरे अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाने लगी। तभी अचानक उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। गाड़ी की आवाज सुनते ही अदिति ने खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया, पर उसकी नजर मेन गेट की तरफ ही थी। गोपाल, अरे कब से हॉर्न बजा रहे हैं, गेट क्यों नहीं खोल रहे? पता नहीं, सॉरी मैडम। ये ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? गाड़ी में बैठी औरत को देखकर अदिति अचानक अपनी यादों में कुछ साल पीछे चली गई। उसका चेहरा सख्त 8 बज गए और तू अभी तक सो रही है? इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? मैं करूंगी क्या? सामान अंदर ले आना। कालिंदी, जो इस घर की मालकिन है, जैसे ही घर के अंदर जाने लगी, उसे एक आवाज सुनाई दी। सुनिए। जैसे ही कालिंदी ने पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 7 साल बाद वही चेहरा फिर से उसके सामने था। अदिति, हाँ माँ। तुम यहाँ? वो भी 7 साल बाद? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ अब तुझे कोई नहीं अपनाएगा, सब भूल चुके हैं तुझे। मुझसे गलती हो गई माँ, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या होगा? तेरे घर छोड़ के जाने के बाद जो हमारी इज्जत गई है वो वापस आ जाएगी क्या? मुझे अपनी गलती का एहसास है माँ, आप जो बोलोगी मैं वो करूँगी। तो ऐसा कर, यहाँ से चली जा, क्योंकि अगर तेरे पापा या प्रणव ने देख लिया तो। मैं सबको मना लूंगी माँ, सबसे माफी मांग लूंगी। प्लीज मेरी मदद कर दो। ठीक है, ये ले कुछ पैसे, रख ले, काम आएंगे। और अब जा यहाँ से। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए माँ, क्या करूंगी मैं इन पैसों का? मुझे मेरा घर वापस चाहिए माँ, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। तेरे कहीं रहने का इंतजाम कर दूं? मुझे आपके साथ रहना है माँ, प्लीज माँ। मेरा बेटा और पति अब इस दुनिया में नहीं रहे माँ, आप लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में माँ। प्लीज मुझे माफ कर दो माँ, मैं अकेले कहाँ जाऊंगी, किसके साथ? अदिति की हालत देखकर और उसकी बातें सुनकर उसकी माँ का दिल पिघलने लगा था। अदिति का बीता हुआ कल और आने वाले कल के बीच सिर्फ उसकी माँ खड़ी थी। एक माँ जिसे अपनी बेटी समझ के घर में पनाह दे रही थी, वो इस बात से अनजान थी कि इस गलती की उसे कितनी बड़ी सजा मिलने वाली है। कालिंदी अदिति को बंगले के पिछले वाले हिस्से में ले जा रही। तभी अचानक अदिति की नजर वहां खेल रही एक छोटी बच्ची पर पड़ी। उसे देखते ही अदिति ने अपने झुनझुने को जानबूझकर जमीन पर गिरा दिया, और जैसे ही उस बच्ची ने झुनझुने की आवाज सुनी, वो अपने सभी खिलौने छोड़कर उसके पास खिंची चली आई। जैसे ही उसने उस झुनझुने को हाथ में उठाया, किट्टू बेटा, ये खिलौना वापस करो। दादी मुझे ये खिलौना चाहिए। नहीं, ये तुम्हारा नहीं है ना, मैं तुम्हें नया ला के दूंगी। दादी मुझे यही चाहिए। जिद नहीं करते। पर दादी वो कौन है? कोई नहीं, तुम जाओ, जाकर अंदर खेलो। ओके दादी। अदिति, तुझे यहाँ छुप कर रहना होगा, ठीक है? और जब तक मैं ना कहूँ तो किसी के सामने नहीं आएगी। मुझे पहले तेरे पापा और प्रणव को कन्विंस करना होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। जी माँ, मैं समझती हूँ, और आप चिंता मत कीजिए। जब तक आप नहीं कहोगे तब तक मैं इस कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखूंगी। अच्छा, सुबह से कुछ खाया? नहीं माँ। ठीक है, मैं तेरे लिए खाना भिजवाती हूँ
और कुछ कपड़े भी। नहा धो के तैयार हो जाओ। क्या हुलिया बना रखा है? हाँ जी माँ, जैसा आप कहें। टेक केयर। आती हूँ। अदिति के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, इसका अंदाजा अभी किसी को नहीं था। अदिति की वापसी के पीछे जो मकसद था, उससे घर के सारे सदस्य अभी अनजान थे। प्रणव, इस बार हम यूरोप जाएंगे, मतलब यूरोप ही जाएंगे। नहीं यार, इस बार हम केरला जाएंगे। प्लीज आशिका, समझो ना। ओह, क्या डिस्कशन हो रहा है भाई? अरे पापा, मैं इसको कब से कन्विंस कर रहा हूँ कि इस बार हम लोग केरला चलते हैं। अब्रॉड जाना तो हमारा हर साल हो ही जाता है। एक मिनट प्रणव। शिखा बेटा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? पापा, इस बार ना मैं पेरिस जाना चाहती हूँ। तो ठीक है फिर, केस ओवर, चैप्टर क्लोज। जैसा शिखा चाहती है वैसा ही होगा। लेकिन पापा। तुम चुप रहो। हमारे घर में जो बेटियां चाहती है वही होता है, और ये तो हमारी बहू है, बेटी से भी बढ़कर। पर पापा। नो मोर डिस्कशन। मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं। थैंक यू पापा। चलो। किट्टू बेटा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? नहीं माँ, मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक मुझे वो टॉय नहीं मिल जाता। अरे कौन सा टॉय भाई? खाना खा लो, टॉय ले आएंगे, कौन सी बड़ी बात है? दादू, वो टॉय कहीं पे लाने की जरूरत नहीं, वो टॉय घर में ही है। अरे जब घर में ही है तो कोई लाके क्यों नहीं देता? शिखा, टॉय लाके दो ना इसको। पापा, मुझे खुद भी नहीं पता है किस टॉय की बात कर रही है। दादी को पता है। कालिंदी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किट्टू का अदिति को देखना इतना भारी पड़ जाएगा। वो चाहती थी कि किसी भी तरह से अदिति का राज छुपा रहे, पर किट्टू तो बच्ची थी। अरे कालिंदी, तुम कब से मुंह बंद करके बैठी हो? बच्ची खाना नहीं खा रही है, उसे टॉय चाहिए, और तुम जानती हो कौन सा टॉय चाहिए। लाके दो ना इसे। अरे कुछ नहीं, पुराना टूटा हुआ टॉय है। अब उसका क्या मतलब? मैं नया लाके देती हूँ ना। क्या छुपा रही हो कालिंदी? साफ साफ बताओ, किस टॉय की बात कर रही है बच्ची? दादाजी, वो टॉय दादी के पास नहीं, उन आंटी के पास है। आंटी? कौन आंटी माँ? अरे कोई नहीं बेटा, तू खाना खा किट्टू। अरे माँ, बताइए ना, किट्टू किस आंटी की बात कर रही है? अरे तुम चुप क्यों हो? बता क्यों नहीं रही हो? कालिंदी क्या जवाब दे? सबको सच बता दे। सच बताने का नतीजा क्या होगा? इस चीज से कालिंदी वाकिफ थी, इसीलिए यह सही वक्त नहीं था कि सच बताया जाए। अरे कुछ नहीं, वो हमारी पुरानी नौकरानी थी, रोती हुई आई थी हमारे दरवाजे पर। बहुत बुरी हालत थी उसकी, तो मैंने उसे सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी है जब तक उसे नई नौकरी नहीं मिल जाती। बस इतनी सी बात है। अब नौकरानी से टॉय लेना अच्छा थोड़ी लगेगा। अरे तो पैसे दे देंगे उसे, कौन सा फ्री में ले रहे हैं? शंभू, शंभू। जी साहब। अरे वो पीछे सर्वेंट रूम में एक नौकरानी आई है, उसके पास एक टॉय है, वो ले आओ। ठीक। और सुनो, उसे कुछ पैसे भी दे देना। जी। हैप्पी? अब खाना खाओ। कौन है? जी, हम शंभू हैं। हमें मालिक ने भेजा है, वो किट्टू बिटिया को आपके पास कोई खिलौना है वो चाहिए। एक जादुई चमत्कारी झुंझुना, जिसकी आवाज सुनते ही आप किसी को भी वश में कर सकते हो। क्या अदिति वो झुंझुना उस बच्ची को देगी? आप खुश? जी दादाजी। चलो खाना खा लो फिर। शंभू काका, जी। आपने उनको पैसे दिए? उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। कौन? मैं शिखा। आ जाइए, दरवाजा खुला है। हम पहले कभी मिले हैं क्या? नहीं। पक्का?
हाँ, वो मेरा चेहरा थोड़ा कॉमन है ना, शायद इसीलिए आपको लगा होगा। बाय द वे, जिस बच्ची को आपने टॉय दिया था वो मेरी बेटी है। बहुत ही शैतान है, खाना ही नहीं खा रही थी, कह रही थी पहले टॉय ला कर दो। हजारों टॉयज पड़े हैं पर कभी हाथ नहीं लगाती, पता नहीं क्यों उस टॉय के लिए। और आपने पैसे भी नहीं लिए, ये रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी उम्र थोड़ी है उससे खेलने की। ठीक है, आप पैसे नहीं ले रही हैं, लेकिन आप कुछ और मांग लीजिए। ठीक है, जब मुझे कुछ चाहिए होगा मैं मांग लूँगी, तब आप मना तो नहीं करेंगी ना? पक्का, जब मांगना है, जो मांगना है मांग लेना। ठीक है। शिखा जानती नहीं थी कि वक्त आने पर अदिति उससे कितनी बड़ी चीज मांग लेगी। अरे तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। दिति। अदिति? नहीं, सिर्फ दिति। ओके दीदी, मिलते हैं। जरूर। अदिति धीरे धीरे अपने मुकाम की ओर बढ़ रही थी। झुनझुने को किट्टू तक पहुंचाना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसकी सोची समझी चाल थी। झुनझुने की आवाज में ऐसा क्या था कि उसे सुनते ही हर कोई अदिति के वश में आ जाता था। इस राज का पर्दाफाश होगा अगली कड़ी में।